नमस्कार। स्पेशल 7 में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। स्पेशल 7 में आज बात एक बार फिर से कोरोना की करेंगे और खास बात यह है कि आज बात कुछ राहत देने वाली खबरों की भी होगी, जिसमें हम बात वैक्सीन की करेंगे कि आखिर कौन कौन से मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन के राह को आसान कर दिया और बहुत जल्द हो सकता है कि आपके पास वो वैक्सीन पहुंच जाए, जिससे कोरोना जो कि जानलेवा बीमारी बन चुकी है, एक महामारी है, इससे बचने के रास्ते खुलने लग जाएं। इसके अलावा आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली और हरियाणा, चूंकि ये पड़ोसी राज्य हैं, तो ऐसे में इन दोनों ही प्रदेशों में किस तरीके से तुलना की जा सकती है कोरोना के मसले को लेकर, क्योंकि दोनों ही प्रदेश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। और खासतौर पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को यह लगता है कि हरियाणा में जो कोरोना की संख्या बढ़ रही है, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसके लिए दिल्ली ही जिम्मेदार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल 7 की, और सबसे पहले आपको रूबरू कराएंगे कवर स्टोरी से। स्पेशल 7 की कवर स्टोरी से रूबरू कराने का वक्त है। कवर स्टोरी के जरिए हम आपको बताते हैं कि कौन सी 7 ऐसे स्टोरीज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको जाननी चाहिए, जिनको देखने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और खासतौर पर आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से वैक्सीन को लेकर के लगातार तैयारियां हैं, और जो एक कोरोना का एक दौर देखने को मिल रहा है, इस दौर से क्या वाकई राहत मिल जाएगी। 2 रिपोर्ट्स होंगी आपके लिए, जिसमें एक भारत में जिस तरीके से वैक्सीन को तैयार किया जा रहा है, और दूसरी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि जो बाकी के देशों में वैक्सीन को लेकर तैयारियां चल रही है वो किस तरीके से हैं। इसके अलावा आज हम बात करेंगे दिल्ली और हरियाणा के कंपैरिजन की, कि इन दोनों ही प्रदेशों में कोरोना किस तरीके से हाहाकार मचा रहा है, मौत कितनी हुई, किस प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या दोनों ही प्रदेशों में से किससे है, कितनी है। उसके साथ साथ हम आज आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर को सील करने की एक बार फिर से जो बात हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से की जा रही है, तो दिल्ली का ये जो कदम उठाया जा रहा है, ये कदम वाकई ज़रूरी है, वक्त की मांग है, या फिर इसके कुछ और भी दूसरे पहलू हैं जिन पर नज़र डालने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि अगर ये बॉर्डर सील हुए तो हो सकता है आपको, एनसीआर में रहने वाले लोगों को, दिल्ली में रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल 7 की, और सबसे पहले आपको रूबरू कराएंगे पहली रिपोर्ट से। स्पेशल 7 की अपनी पहली रिपोर्ट में आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं बायोकॉन, एक संजीवनी। जी हाँ, बायोकॉन के नाम से एक ऐसी दवा तैयार होने जा रही है जो कि कोरोना की जो संक्रमित लोग हैं, इन पर इसका एक्सपेरिमेंट भी किया जा रहा है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये दवा जैसे ही मार्केट में आ जाएगी, इसके बाद कोरोना से जो मौत का एक ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, कम से कम उस पर एक अंकुश जरूर लग जाएगा। क्योंकि इसे वैक्सीन के तौर पर तो नहीं देखा जा रहा, लेकिन फौरी तौर पर जो राहत देने की वाली बात है, मौत का आंकड़ा ना बढ़े, उस लिहाज से इस एक दवा को ब्रह्मास्त्र के तौर पर देखा जा रहा है, संजीवनी के तौर पर देखा जा रहा है, और उम्मीद है कि ये बहुत जल्द मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन इजाद करने की रेस में कौन पहले पायदान पर पहुंचेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन देश की दिग्गज फार्मा कंपनी बायोकॉन कोरोना की दवा लॉन्च करने जा रही है। कंपनी के मुताबिक बायोलॉजिक ड्रग इटोलिजुमाब की मदद से कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसके लिए परमिशन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दे दी है। कंपनी का दावा है कि इटोलिजुमाब का 25 ml के इंजेक्शन का इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकेगा। सांस लेने में दिक्कत से साइटोकाइन सिंड्रोम जैसी गंभीर स्थिति में इसे यूज कर सकेंगे। इटोलिजुमाब इंजेक्शन का इस्तेमाल स्किन डिजीज सोराइसिस में किया जाता है। इटोलिजुमाब पहली ऐसी बायोलॉजिक थेरेपी है जिसे दुनिया भर में कोरोना मरीजों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना के नॉर्मल सिम्टम्स से लेकर गंभीर हालत तक में इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। बायोकॉन की एमडी किरण मजूमदार शॉ ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें एक लाइफ सेविंग ड्रग की जरूरत है। वैक्सीन साल के अंत तक या अगले साल भी मिलती है तो इस बात की गारंटी नहीं कि दोबारा संक्रमण नहीं होगा, इसलिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। You know, when the virus basically attacks any body, your body basically responds by producing antibodies. For some reason, this virus not only evokes that antibody response, but it also hyper stimulates the T cells to keep releasing cytokines. And we are seeing some really outstanding results because patients within a week are being weaned off
ventilators and masks, and within 2 weeks they're recovered and being discharged. If you conduct much larger trials, then you deny the patient the drug for that much longer. So if we had to do a much larger trial, we would have had to delay the approval by another few months, and few months is a lot for patients. किरण मजूमदार के मुताबिक कोरोना के मरीजों पर इटोलिजुमाब दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके इस्तेमाल करने की कई बड़ी वजह है, जिसमें सबसे अहम वजह है कि यह दवा कोरोना मरीजों में साइटोकाइन स्ट्रॉम को कंट्रोल करता है। आइए जरा समझते हैं कि साइटोकाइन स्ट्रॉम क्या है। कोरोना से संक्रमित लोगों में मिलता है साइटोकाइन स्ट्रॉम। साइटोकाइन स्ट्रॉम फेफड़ों पर अटैक करता है। साइटोकाइन स्ट्रॉम में सांस लेना मुश्किल होता है, हालत नाजुक हो जाती है और मौत भी हो जाती है। इस दौरान इम्यून सिस्टम बीमारी से नहीं लड़ पाता, शरीर के खिलाफ काम करता है इम्यून सिस्टम। मजूमदार के मुताबिक एक इंजेक्शन की कीमत करीब 8,000 रुपए है। कोरोना के ज्यादातर मरीजों को इसके 4 इंजेक्शन की जरूरत होगी। पूरी थेरेपी की कीमत 32,000 रुपए तक आ सकती है। वहीं उन्होंने बताया कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिलने के बाद इसका प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी चल रही है, ताकि मांग के मुताबिक इसकी सप्लाई की जा सके। वहीं आपको ये भी बता दें कि बायोकॉन की एक दवा अल्जुमाब मार्केट में है, जिसे अस्पतालों में मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और पेशेंट की ओर से भरे गए फॉर्म जैसे प्रोटोकॉल के आधार पर उपलब्ध है। इसी तर्ज पर इटोलिजुमाब सबसे पहले उन मरीजों तक पहुंचाई जाएगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। कोरोना जैसे मर्ज की दवा के तौर पर बायोकॉन को देखा जा रहा है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको रूबरू कराने वाले हैं कि आखिर बायोकॉन को इस मर्ज की दवा के तौर पर क्यों देखा जा रहा है, क्या खासियत इसकी है और किस तरीके से कोरोना वायरस पर ये अटैक करता है और कैसे जो मौत का आंकड़ा है उसको कम ये कर पाएगा, और साथ ही साथ जो लोग जो मौत की कगार पे चले जा रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, उनको वहां से ये वापस लेकर के आएगा। इस दवा की खासियत क्या है, देखिए रिपोर्ट में। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हेमंत कालरा, वरिष्ठ डॉक्टर हैं। तमाम मुद्दों को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से दवा कंपनी है बायोकॉन, कहा जा रहा था कि 15 अगस्त तक दवाई आ जाएगी। पहली जो है भारत कंपनी है वो दवाई बनाने जा रही है। फेज़ 2 का जो है ट्रायल हो चुका था, फेज़ 3 में क्लिनिकल ट्रायल होता है। किस तरीके से जो है फेज़ 3 रहता है, इसके बारे में आपसे थोड़ा सा विस्तार से जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, किसी भी दवाई के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स होना बहुत ज़रूरी होता है, बट कभी कभी कुछ इमरजेंसी कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे अभी चल रही हैं फ़िलहाल। आपने देखा है HCQS भी कुछ बिना ट्रायल्स के ही हमने शुरू करी थी, और हम लोग भी ले रहे हैं, प्रोफिलैक्टिक तौर पे भी ले रहे हैं और एज ए ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। और भी बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में है, रेमडेसिविर है, फैबीफ्लू है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है, अप्रूवल मिला हुआ है। माइल्ड से मॉडरेट केस में वो दी जाती है, पर मुझे नहीं लगता उनसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। पर ये सब डॉक्टर्स का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। अभी तक कोई भी ऐसी दवाई नहीं है। टोक्लीजुमैब भी आपने सुना होगा, और भी बड़ी सारी बायोकॉन कंपनी ने और दवाई निकाली है जो सोरियासिस में दी जाती है। सर, फेज़ 2 की हम दवाई की बात करते हैं तो करीब 30 जो मरीज हैं उन पर इसका ट्रायल किया गया था। फेज़ 3 के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कितने मरीजों पर जो है फेज़ 3 में ट्रायल हो सकता था, या फिर किस तरीके से जो है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस में आती हैं। क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, बट अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है और दवाई मार्केट में आनी चाहिए, तो कर सकते हैं, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, इसमें डॉक्टर्स का कोई रोल नहीं रह जाता है। ठीक है सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहें, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है, दवाई अभी तक बनी नहीं है, इस पर जो है कहीं ना कहीं सरकार भरोसा जता रही है, तो इसको लेकर किस तरीके के जो प्रिकॉशंस होते हैं वो जो है अपनाए जा सकते हैं, क्योंकि जो है अभी तक दवाई बनी नहीं है, तभी हम तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने तरीके से जो है इसका इलाज करने की देख रहे हैं। देखिए, अभी भी ऐसा हो रहा है कि जो भी दवाई मार्केट में आती है, जैसे टोक्लीजुमैब भी आई और कोई दवाइयाँ आ रही हैं, तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि लोग घरों में इंजेक्शन लगवाने शुरू कर देते हैं। टोक्लीजुमैब का ऑक्सीजन लेवल पेशेंट का बहुत अच्छा है, 96 97 है। घर पे है पेशेंट, हल्का हल्का सिम्टम्स हैं, उसको टोक्लीजुमैब लगा दिए, जो बहुत महंगा इंजेक्शन आता है। तो ये सारी दवाइयाँ घर पे लगाने वाली नहीं है। ये जो एक्सपर्ट सेंटर्स हैं, बड़े सेंटर्स हैं, जहाँ पे चेस्ट के डॉक्टर्स हैं और बाकी जो डॉक्टर्स हैं जो इस तरह के केसेस को मैनेज कर रहे हैं,
वो डिसाइड करते हैं कि इतनी महंगी दवाइयाँ टोक्लीजुमैब या बाकी जो भी दवाइयाँ नई आ रही है मार्केट में, वो वाकई पेशेंट को ज़रूरत है या नहीं है। सिर्फ मार्केट में आने से ही उसका यूज़ होना चाहिए, गलत है। क्योंकि 85% केसेस में कोई भी दवाई नहीं चाहिए होती है, कुछ ही केसेस में ये सारी दवाइयों की ज़रूरत होती है। अंधाधुंध दवाइयों का देना भी गलत है। एक अंतिम प्रश्न और आपसे पूछेंगे, जिस तरीके से पूरे दुनिया में कोरोना की दवाई बनाने की जो है कोशिशें लगातार जारी हैं, कई जगहों पर जो है क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, फेज़ 1 में, फेज़ 2 में, अब जिस तरीके से भारत में फेज़ 3 का जो ट्रायल है वो स्किप किया गया है, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आपसे पूछते हैं तो किस तरीके का सर जो है इसका असर पड़ेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्या कुछ जो है इसका आने वाले समय में इस्तेमाल हो सकता है? हमारे पास तो भाई डेटा आता है कि ये दवाई इतना ट्रायल्स हुए हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास अगर डेटा अच्छा आता है, हमें लगता है कि यस इस दवाई के रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो डेफिनेटली हम अपने पेशेंट को देंगे। अगर हम कन्विंस नहीं भी होते हैं तो फिर नहीं देंगे, सीधी सादी बात है। कोई हम पे तो फोर्स नहीं कर सकता कि दवाई दो। हम अपने पेशेंट के लिए, जहाँ हमें लगेगा कि हमारे पेशेंट का यूज़ है, हमारा पेशेंट को इससे फ़ायदा होगा, तो हम जरूर देंगे। जनता टीवी से बात करने के लिए तो ये थे डॉक्टर हेमंत कालरा, वरिष्ठ जो है डॉक्टर हैं। इन्होंने हमसे तमाम मुद्दों को लेकर खास बातचीत की है। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। अभी तक हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको कोरोना की दवा के बारे में हम रूबरू करा रहे थे, लेकिन अब बारी है महावैक्सीन की। जी हाँ, इस वायरस से निपटने के लिए अब अमेरिका सरीखे देश ने एक वैक्सीन को लगभग तैयार कर लिया है। हालांकि स्पेशल 7 की अपनी रिपोर्ट के जरिए हमने आपको यह भी बताया था कि रशिया ने भी काफी हद तक, थर्ड स्टेज का ट्रायल भी रशिया ने काफी हद तक उसे कंप्लीट कर लिया था। लेकिन अब अमेरिका की बात सामने आ रही है और यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका बहुत जल्द इसके वैक्सीन को लेकर मार्केट में भी आ सकता है और बहुत जल्द इसके वैक्सीन, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने कोरोना में सबसे ज्यादा वहां पर संक्रमितों की संख्या भी है और सबसे ज्यादा मार अगर किसी एक मुल्क को कोरोना की पड़ी है तो उसमें अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका का यह दावा जल्दी से जल्दी सच्चाई की धरती पर उतर पाता है। दुनिया को अपनी दहशत से दहलाने वाला कोरोना, लाखों लोगों को मौत के नींद सुलाने वाला कोरोना, और वो कोरोना जिसने लोगों को घर की चारदीवारी में सिमटे रहने को मजबूर कर दिया। उससे मुकाबले के लिए महाअस्त्र का निर्माण हो रहा है। इस मुकाबले से पहले इसका परीक्षण भी हो रहा है, जिसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अमेरिका की दवा निर्माता कंपनी मॉडर्ना को कोरोना के खिलाफ तैयार की जा रही वैक्सीन से पहले ही क्लिनिकल ट्रायल में बड़ी सफलता मिली है। इस परीक्षण के जो परिणाम सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले रहे। इसके पहले चरण में 45 स्वस्थ लोगों पर दवा का टेस्ट किया गया, जिसके बाद ये पाया गया कि इस वैक्सीन ने लोगों पर जिस तरह की एंटीबॉडी विकसित की, उसे देखकर अनुमान लगाया गया कि ये कोरोना से मुकाबले के लिए बेहतरीन साबित होगी। 27 जुलाई को इसके आखिरी चरण का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होगा। इसमें अब तक किए गए परीक्षण की खास बात यह रही कि जिन लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया गया था उन पर इसका कोई खास साइड इफेक्ट नहीं हुआ। हालांकि जिन लोगों पर इसका सफल परीक्षण किया गया वो सभी लोग पहले से स्वस्थ थे और उनकी उम्र भी 18 साल से 55 साल के बीच थी। ऐसे में इसे लेकर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जो लोग पहले से बीमार होंगे या जिनकी आयु 60 साल या उससे ज्यादा होगी, उनके शरीर पर इस वैक्सीन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि वैक्सीन के शुरुआती नतीजों को आधार मानकर अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी मॉडर्ना इसके लेट स्टेज ट्रायल की तैयारी में लगी है। जल्द ही अमेरिका के 87 अलग अलग स्टडी लोकेशंस पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाने वाला है। ऐसे में बड़े सैंपल साइज के साथ पहले से ज्यादा बड़े परीक्षण परिणाम सामने होंगे, जिनका विश्लेषण ज्यादा सटीक और बेहतर नतीजे दिखा सकता है। हालांकि इस एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन के पहले ट्रायल में ही जिस तरह से लोगों में एंटीबॉडीज बनते देखे गए, उसे एक बेहतर संकेत माना जा रहा है। इस परीक्षण के बेहतरीन नतीजों के बाद दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। इसके आखिरी परीक्षण परिणाम भी अगर बेहतर होते हैं तो खुद अमेरिका के लिए, जो कोरोना की सबसे बड़ी मार झेल रहा है, उसके लिए ये वैक्सीन संजीवनी साबित हो सकती है। जनता टीवी के लिए राम विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली और हरियाणा में कोरोना के मामले किस हद तक बढ़े हैं, किस हद तक दोनों ही प्रदेश अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं, उनको अमली जामा भी पहना रहे हैं। अलग अलग तरीके से दोनों ही प्रदेशों का काम भी चल रहा है, लेकिन तकरार भी है, आरोप भी है और प्रत्यारोप भी है। यह सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में समझिए इन दोनों प्रदेश में कोरोना की स्थिति है क्या। चीन के वुहान शहर में पनपे कोरोना वायरस ने आज पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया और मौत का ऐसा तांडव रचा कि अमेरिका, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत समेत तमाम देश इससे छुटकारा पाने की कवायद में जुटे हैं। लेकिन कोरोना है कि मानता ही नहीं और फैलता ही जा रहा है। वहीं बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहां जिस रफ्तार से कोरोना ने अपने पांव पसारे, उसी का ही नतीजा है कि कोरोना की लिस्ट में दिल्ली तीसरे नंबर पर है। वहीं दिल्ली से लगते राज्य हरियाणा की बात करें तो यहां शुरुआती दौर में कोरोना बेहद कमजोर साबित हुआ, लेकिन आजादपुर मंडी और जमातियों से मिले कोरोना से देखते ही देखते हरियाणा में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा कई गुना बढ़ गया। और दिल्ली और हरियाणा के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित लोग हैं, जबकि हरियाणा में 22,000 से ज्यादा संक्रमित लोग हैं। दिल्ली में 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि हरियाणा में 5,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में ठीक होने वाले लोगों की संख्या 93,000 से ज्यादा है, जबकि हरियाणा में 17,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। अगर कोरोना से जान जाने वाले लोगों की बात की जाए तो दिल्ली में यह आंकड़ा 3,000 के पार है, जबकि हरियाणा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना बेअसर होता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट रिकॉर्ड 80% से ज्यादा है और मृत्यु दर में काफी कमी आई है। वहीं बात हरियाणा की करें तो यहाँ भी रिकवरी रेट 75% से ज्यादा है और मृत्यु दर भी बेहद कम है। दिल्ली और हरियाणा में कोरोना का मुकाबला जारी है। जहां दिल्ली संभलती जा रही है, वहीं हरियाणा में रोजाना आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह बयान देना कि दिल्ली से लगते 4 जिलों में फिर से कर्फ्यू लागू की जा सकती है और साथ ही साथ दिल्ली की सीमा को एक बार फिर से सील किया जा सकता है, इस पर विचार हरियाणा की सरकार कर रही है। इस एक बयान से लगातार अब अलग अलग तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली से भी अब इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि दिल्ली की सीमा को सील करने पर उतारू हैं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन दूसरी तरफ दलील ये दी जा रही है कि इन्हीं 4 जिलों में ही 80% जो मरीज हैं कोरोना के हरियाणा में वो बसते हैं और इसलिए सीधे तौर पर इल्जामात जो हैं वो दिल्ली पर लगाए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या यही एक वजह है, दिल्ली वाकई दूरी दिल्ली से ज़रूरी है या फिर दिल्ली से कुछ सीखने की ज़रूरत है कि आखिर किस तरीके से दिल्ली ने अपने लोगों को जो कोरोना से ग्रसित थे उनको बचाया है, रिकवरी रेट को इतना हाई किया है और अलग अलग तरीके अपनाए हैं। जरा इस रिपोर्ट में देखिए कि इन दोनों प्रदेशों में अंतर क्या है। कोरोना ये शब्द ही दहशत फैलाने के लिए काफी है, क्योंकि इस नाम के वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही जो मचाई है उसे इंसान ही नहीं भगवान भी वाकिफ हैं। इन दिनों यमराज के खाते में मौत की एंट्री जो बढ़ गई है। ऐसे में दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत ने कोरोना की लिस्ट में तीसरे नंबर पर जगह बना ली है। वहीं राजधानी दिल्ली ने देश में कोरोना की लिस्ट में तीसरा पायदान हासिल कर लिया है, तो हरियाणा को कोरोना से खौफ खाना भी लाजमी है। और इसी खौफ के चलते सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली से सटे 4 जिले फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर में कर्फ्यू लगाने के संकेत दिए हैं। इतना ही नहीं, एहतियातन गृह मंत्री अनिल विज ने कई और शहरों में भी कर्फ्यू लगाने की बात कही। गृह मंत्री के मुताबिक हरियाणा में कोरोना के 80% मामले दिल्ली से लगते 4 जिलों में ही हैं। 4 जिले गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, जो कि दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए हैं और जिनमें सारे हरियाणा के कोरोना केसेस के लगभग 80% केस हैं। वहां पर कड़े निर्णय करेंगे और बाकी हरियाणा में भी सख्ती की जाएगी। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि कोरोना के चलते दिल्ली से दूरी बनाना हरियाणा के लिए कितना फायदेमंद होगा। जबकि दिल्ली की बात करें तो यहां भले कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है,
लेकिन यहाँ रिकवरी रेट रिकॉर्ड 80% से ज्यादा है और मृत्यु दर भी काफी कम है। दिल्ली में ताजा हालातों की बात करें तो यहाँ कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है, जिससे अस्पतालों में एडमिट मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। फिलहाल दिल्ली में 10,000 से ज्यादा बेड खाली हैं। सरकारों ने, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, समाज सेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सबने मिलके बहुत शानदार काम किया, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। रिकवरी रेट बहुत तेजी से बढ़ा है। पहले 100 टेस्ट करते थे तो उसमें 35 लोग पॉजिटिव आते थे। अब हम 100 टेस्ट करते हैं तो 7 या 8 लोग पॉजिटिव आते हैं, तो पॉजिटिविटी रेट घटा है। मौतें बहुत कम हुई हैं। दिल्ली की जनता से मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि कॉम्प्लेसेंट नहीं होना इसमें कि भाई अब ठीक हो गया सब कुछ। कोरोना का कुछ नहीं पता, कल को फिर बढ़ सकता है, तो एहतियात बरतनी, हमारी एहतियात जो है वो सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास। हमेशा मास्क पहनना है, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है सब लोगों को मिलके, और अपने हाथ लगातार सैनिटाइज, ये 3 मंत्र हैं कोरोना से बचने के लिए। ऐसे में क्या हरियाणा को दिल्ली से सबक लेने की जरूरत नहीं है? क्योंकि इन दिनों कोरोना को लेकर दिल्ली मॉडल की चर्चा विदेशों में भी हो रही है, तो हरियाणा क्यों दिल्ली से दूरी बना रहा है? जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। एक सवाल हरियाणा के तमाम लोगों में है कि आखिर हरियाणा इस कोरोना की जंग में जीतेगा किस तरीके से। सरकार की तरफ से कोशिशें जारी हैं। हालांकि जो आंकड़े हैं वो 22,000 के करीब के हैं प्रदेश में संक्रमितों के, लेकिन इसके बावजूद जो संख्या में इजाफा हो रहा है वो चिंता वाली बात है। हर दिन बहुत ज्यादा लोग संक्रमित होते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा में, और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किस तरीके से इस जंग में जीत हासिल करेगा हरियाणा। एक वक्त था जब हरियाणा में कोरोना का रिकवरी रेट सबसे बेहतर था। कोरोना पर हरियाणा का पूरा कंट्रोल था। कई जिले कोरोना फ्री थे, लेकिन धीरे धीरे कोरोना ने हरियाणा में इतने पैर पसारे कि इसके चुंगल से निकल पाना मुश्किल होता चला गया। हरियाणा में रोजाना बढ़ते कोरोना के केस परेशानी का सबब बने हुए हैं। पहले 1 महीने की बात करें तो हरियाणा में केस बेहद कम थे, लेकिन उसके बाद लगातार हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली गई। 15 मई को हरियाणा में 854 केस थे, जबकि 15 जून को हरियाणा में 7,722 केस थे, यानी 1 महीने में 6,868 नए मामले सामने आए। इसका औसत निकाले तो हर दिन करीब हरियाणा में 228 नए मामले सामने आए। वहीं 15 जुलाई आते आते हरियाणा में 23,306 केस हो गए। ऐसे में 15 जून से 15 जुलाई के बीच हरियाणा में 15,584 केस सामने आए, यानी हर दिन करीब 519 नए मामले। हरियाणा में अब सब कुछ अनलॉक हो चुका है। ऐसे में लोग सड़कों पर निकलने लगे हैं और अपने अपने काम पर जाने भी लगे हैं। एक तरफ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ भीड़ भी बढ़ने लगी है। ऐसे में हरियाणा के सामने अब चुनौतियां बढ़ गई हैं। कोरोना को कंट्रोल भी करना है और कारोबार को भी बढ़ाना है, लेकिन जिस स्पीड में हरियाणा में कोरोना का कहर बरस रहा है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में हालात और बेकाबू हो सकते हैं। इसके लिए जितनी जल्दी हो सके कुछ और कदम उठाने होंगे। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। हिंदुस्तान के हर राज्य में कोरोना ने दस्तक दी है और आंकड़े हर प्रदेश में बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी प्रदेश में आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो किसी प्रदेश में इसकी रफ्तार मध्यम है। हरियाणा हिंदुस्तान में किस स्थान पर आता है ये जानना बहुत जरूरी है कि हरियाणा से ऊपर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं हिंदुस्तान में जो कोरोना के मामलों में उनसे आगे हैं और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो पीछे हैं, और हरियाणा कहां पर किस राज्य को टक्कर दे रहा है। हालांकि ये टक्कर किसी भी लिहाज से अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद 9 नंबर से हरियाणा अब तकरीबन 11वें-12वें नंबर पर पहुंच गया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसी तरीके से हरियाणा को और कोशिशें करनी चाहिए ताकि यहाँ पर संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाई जा सके। एक तरफ दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों की संख्या में भारत तीसरे पायदान पर है, वहीं भारत में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली लगातार पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर बने हुए हैं। लेकिन बात करें हरियाणा की तो कोरोना संक्रमितों के मामले में हरियाणा 11वें नंबर पर है। जी हां, हरियाणा 11वें स्थान पर है। वहीं हरियाणा के कुछ जिले तो बुरी तरह से कोरोना से संक्रमित हैं। हरियाणा में पहले नंबर पर गुरुग्राम है, दूसरे नंबर पर फरीदाबाद, तीसरे नंबर पर सोनीपत, जबकि चौथे नंबर पर रोहतक है। हरियाणा के ये वो 4 जिले हैं जहां कोरोना की मार सबसे ज्यादा है। वहीं हरियाणा से सटे 4 जिलों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इनका कुल आंकड़ा 15,798 हो गया है। गुरुग्राम में 7,208 केस हैं, फरीदाबाद में 5,881 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं,
सोनीपत में 2170 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जबकि झज्जर में 539 कोरोना के मरीज हैं। वहीं इन 4 जिलों में कोरोना का हाल इतना खराब हो चुका है कि लोग यहां आने से भी कतरा रहे हैं। वायरस से बचाव के लिए अभी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, लेकिन जब तक आपकी जान आपके हाथ में सुरक्षित है, तब तक आप सुरक्षित हैं। इसलिए जितना हो सके दूरी बनाएं, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। तो इसी के साथ स्पेशल 7 में आज के लिए बस इतना ही। कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। स्पेशल 7 की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।